तो आज हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है 4.5। इसका हेडिंग है इमोशंस मैग्नेटिक पावर। तो हेडिंग सुनने से क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? तो हेडिंग सुन के इमोशनल आवाज आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। बेटर मैग्नेटिक पावर बोला ना, इमोशंस आर मैग्नेटिक पावर। तो एक इमोशंस बाकी इमोशंस को अट्रैक्ट करता है। तो मे बी कि अगर हम एक तरह का पॉजिटिव इमोशन लें तो वो बाकी पॉजिटिव इमोशंस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम ये पूछें अपने आप से कि आज का ये चैप्टर पढ़ने से क्या हमारा ऑब्जेक्टिव या आउटकम फुलफिल होगा, तो ऑथर कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा कोई एक्सपीरियंस हुआ पास्ट में, पर्टिकुलरली कोई इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ, उसके संग एक एसोसिएटेड एनर्जी है। और वो एनर्जी इमोशंस के रूप में हमारे माइंड में ट्रैवल करती है, और कई बार तो परमानेंटली वहाँ रह भी लेती है, रहती भी है। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमें हमेशा ये खास तरह का इमोशनल रिएक्शन उनसे मिलता है, चाहे तो वो हमेशा ही सैड हो, नेगेटिव हो, या हमेशा हैप्पी हो। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर कैसे किया जा सकता है, और डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे रिजॉल्व करती हैं, उस पर वो थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो तीन चार कीवर्ड हमें याद रखने हैं इस पूरे नरेशन को सुनते समय। पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके संग एसोसिएटेड एक एनर्जी है जो एक्यूमुलेट हो गई है। वो एनर्जी इमोशंस के रूप में एक्सप्रेस होती है। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि माइंड के जिस पार्ट में वो होती है उसी का ही फॉर्म ले लेती है, क्योंकि एनर्जी इज एनर्जी। अगर वो हैप्पी एरिया में है तो हैप्पी इमोशंस है, नेगेटिव एरिया में है तो सैड इमोशंस है। तो कैसे उसको हम अवेयरनेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम इसमें सुनेंगे। तो तो करीब आपने जो अभी बोला, हाँ, कि जिससे हम मिलते हैं उनकी भी जैसे भी हमारी मेमोरी है, तो हम वैसे ही लोगों को के साथ जब मिलते हैं तो वैसे ही इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? हम्म। तो आर वी सेइंग, मतलब इट इज द सेम थिंग ना, दैट वॉट एवर स्टेट वी आर इन, सो वी पास ऑन दैट स्टेट एंड वी एक्सपीरियंस दैट स्टेट फ्रॉम द पीपल whom वी आर मीटिंग। इसमें फिर ये हो सकता है कि जिसके वो पावरफुल है ज़्यादा, उसका एक्सपीरियंस दूसरे को हो सकता है। अगर हैप्पी वाले का ज़्यादा हैप्पी है तो वो नेगेटिव से इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कौन ज़्यादा प्रभावशाली है वो इसमें हो सकता है। तो करीब 12 मिनट का ये ऑडियो है, तो कंसंट्रेशन से ही सुनेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी अमेरिकन इंग्लिश भी है ये, एक्सेंट भी अमेरिकन है और वोकेबलरी भी अमेरिकन है। पर स्टिल इजी है, अच्छा है, समझ में आएगा। तो कुछ लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, तो शिखा जी एक बार आप रिवाइज करा देंगे क्या क्या हमने डिस्कस किया। So we are discussing the audio book जो हम सुनने वाले हैं अभी, पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस। उसमें आज हमारा टॉपिक है इमोशनल मैग्नेटिक पावर। इमोशंस आर मैग्नेटिक पावर, इमोशनल मैग्नेटिक पावर। सो उसमें अभी जो हम सुनेंगे, दैट वॉट एवर स्टेट और वॉट एवर इमोशंस वी हैव कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम आवर मेमोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस, so we attract those experiences again and again in the whatever room of memory we are, wherever our awareness is, so that we attract, and whose ever vibration जिनसे हम मिल रहे हैं या फिर हमारी जिसकी भी पावरफुल होगी, that will prevail. So that we have to see, आगे अभी सुनेंगे कैसे। राइट। किसी को सो फार एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग जो भी हमने डिस्कस किया है? आई जस्ट ज्वाइंड, सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देंगे किसके ऊपर है, तो आई वुड बी इन लाइन विद द टीम। तो शिखा जी वही बता रहे थे कि कोई भी हमारा पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ एसोसिएटेड एक एनर्जी है। एनर्जी इमोशंस के रूप में एक्सप्रेस होती है, मैनिफेस्ट होती है। और कैसे फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू अवेयरनेस।
और कैसे उस एनर्जी का एक मैग्नेटिक पोल है जो बार बार हमारी अवेयरनेस को वहाँ खींच लेता है। होता है ना कई बार कि एक पास्ट एक्सपीरियंस कहीं बहुत बुरा हुआ है या बहुत अच्छा हुआ है, तो बार बार ना चाहते हुए भी ध्यान वहाँ चला जाता है दिन में कई बार। या तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको देख के याद आ जाता है, सुन के याद आ जाता है। तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ ऑल दीज, मतलब इमोशनल फ्रीडम कैसे हम अचीव करें, उसके बारे में ये आज होगा। हाँ जी, क्वाइट मेडिटेटिव। Yes. तो क्या रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन। कि जो हम लोग मतलब जो एनर्जी लेने वाली बात है ना, दैट वी फ्यूल आवर एनर्जी इन द एक्सपीरियंसेस, and then we keep on experiencing those every time we visit that area or visit that अवेयरनेस जहां पर जाती है। बार बार ही इज एम्फसाइजिंग दैट ना, कि जहां जहां अवेयरनेस जाएगी। और ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि हमारे लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो टेस्टामेंट है कि हमारी अवेयरनेस कहाँ कहाँ गई है। सो देयर इज नो बेटर प्रूफ देन वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, दैट वेर एवर वट एवर वी हैव बीन डूइंग फॉर ऑल दीज डेकेड्स और वट एवर। सो ये जो पॉइंट बोला ना कि यू कैन टेक अवे द एनर्जी आउट ऑफ इट, वो जो हम लोग सीखते हैं कि जैसे हम डिटैच ऑब्जर्वर या फ्लाई ऑन द बॉल करके करें, देन इट इज दैट एनर्जी इज टेकन अवे फ्रॉम इट, एंड देन वी आर नॉट एक्चुअली लिविंग दोज लिविंग और emphasizing that energy only every time the next time वो experience आए। so actually काफी अच्छा लगा। हाँ जी। और जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारा हमारी अवेयरनेस किसी एक ही एक्सपीरियंस पे लगी हुई है, बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंस पे। इसका मतलब हम कुछ वर्थवाइल ऐसा कर नहीं रहे, कुछ हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कॉज नहीं है जिसमें हम पॉजिटिवली मीनिंगफुली एंगेज हो जाए। अब जैसे कि रीडिंग में हमारा अवेयरनेस है, इसको सुनने में डिस्कस करने में अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली कहीं से अवेयरनेस हटी तब यहाँ पर आई। अब जहाँ से अवेयरनेस हटी, इट कुड बी सम मंडेन रेगुलर थिंग और समथिंग यहाँ पे अवेयरनेस जानी ही नहीं चाहिए। यह हो सकता है किसी अच्छी जगह से भी हटा के शिफ्ट किया, लेकिन शिफ्ट तो किया ही। और लास्ट पैराग्राफ तो बहुत ही अच्छा था, बार बार पढ़ने लायक है वो तो, कि कैसे हम ये मास्टरी कर सकते हैं और कैसे ये एक गोल है या एक ऑब्जेक्टिव है वर्थ परसुइंग। इफ यू सर जी बताइए। लास्टली जो उन्होंने कहा, दैट इज वेरी नाइस, विच वी प्रैक्टिस एवरी डे, मीन्स टाइम टू टाइम, कीप चेकिंग वेयर आवर awareness is going, एग्जैक्टली। every hour or any time you fix up that उसके what we लिए call हमारा traffic फेवरेट तरीका control, क्या है? traffic control. नहीं नहीं, और कोई So बताए, that's what वो तो we है are ही। doing. शिखा जी समझ गए Hmm. शायद। Yeah. So, और कोई किसको बता रेफर सकते कर हैं? रहे हैं? हाँ, ट्रैकर। ट्रैकर, टाइम ट्रैकर इज द थिंग जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि पूरे दिन में हमारा अटेंशन कहाँ कहाँ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ये। एक्चुअली किसी भी चीज़ को हम ट्रैक करें अपनी लाइफ में, चाहे हम टाइम को ट्रैक करें, कुछ लोग जैसे मनी को ट्रैक करते हैं, तो एक्चुअली वो भी तो ये दिखा रहा है कि हमारी अवेयरनेस कहाँ जा रही है। क्योंकि जहाँ हमारा मन होगा वहीं तो हमारा धन होगा। जहाँ धन होगा वहां मन होगा। लेकिन मात्रिया का एक वीडियो देख रहे थे, सो हम्म। उसमें व्हाट ही वाज टेलिंग दैट हाउ टू गेट rid of anger. So in that also, like कि journaling every time you got irritated or you got, so just keep on writing it and journal it, and it is definite that within 1 or 2 months, because if you give, because we are taking away energy now when we are observing, then what we are doing, then we are a third party observer in that, and we are just observing, and we are taking away energy from there, and reprogramming our mind that what is, because उसी में वो clarity आनी कि what do we want and how have we been doing.
सो वो जब ऑब्जर्वेशन से वो क्लैरिटी आती है, देन वो एनर्जी उधर से निकलती जाती है, एंड वी फोकस ऑन एनर्जी की करना क्या है, हो क्या रहा है और करना क्या है, तो एनर्जी गेट्स फोकस्ड ऑन व्हाट हैज टू बी डन। सो आई थिंक वहां पर वो चेंज आना शुरू होता है। तो अगर हम इस ग्रुप में भी जर्नलिंग डेली शुरू करें तो कौन कौन इंटरेस्टेड होगा, कौन कौन करना चाहेगा सिस्टमेटिकली डेली? वी कैन डू दिस, तो बताइए। ओके, ठीक है। बाकी और एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। ओके। सर बाकी सब कर रहे होंगे इसलिए नहीं हैंड रेस किया। जो कर रहे हैं वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं, शेयर करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है और ये रियलाइज करते जा रहे हैं सभी लोग जर्नलिंग के थ्रू। हमने ये ऑब्जर्व किया लोगों की प्रैक्टिस को देख के कि सिस्टमेटिकली जब गाइडेड जर्नलिंग हम करते हैं तो कुछ ऐसी बातों पे भी रियलाइजेशन हुई जो पिछले 10 ईयर्स में भी कभी सोची नहीं थी, 20 ईयर्स में भी सोची नहीं थी। तो अल्पना जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा इनडायरेक्टली, अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाउ जर्नली इज हेल्पिंग यू? सर थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, कुछ जैसे, प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी, डेली जो जर्नलिंग करते हैं, जो हाँ रिफ्लेक्शन के लिए क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आप करते हो, तो हाँ। अगर आप इनडायरेक्टली शेयर करना चाहो विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ योर्स, कि कैसे इसने आपको हेल्प किया है लास्ट 22 डेज में? कुछ चीजें दिमाग में बैठी हुई थी बचपन से, शायद उतना अवेयरनेस, मतलब उतना ज्यादा ध्यान उसमें नहीं दिया था। फिर जब इस आपने उस फॉर्म में डाला कि इसको, ये एक्टिविटी को करो ताकि अंदर की जो कुछ भी है उसको निकाल दे हम, तो करने के समय जो एक फीलिंग हुई, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक, यू नो, लाइक हल्कापन। वो एक्टिविटी करते हुए हल्कापन निकल गया वो। सो वही किया, तो मतलब लिखते गई और हल्का होते गया। सो दैट वाज वेरी नाइस, यू नो, एक्टिविटी करते रहते तो बहुत कुछ निकल जाता है। एंड बट आई हैव डिसाइडेड दैट आल्सो कि इसके बाद उसको याद नहीं करना है, और उसको अगर याद करते रहेंगे तब तो कोई फायदा नहीं हुआ वो एक्टिविटी करके। जो आज ऑथर ने भी कहा कि आप उसको रिमूव कर दो, कुछ दूसरा पॉजिटिव डाल दो उसमें, तो फिर we will we can change the awareness and our energy level। उस चीज पर और ध्यान नहीं जाएगा हमारा, और वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा। और क्या लगता है आपको, जर्नलिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फिर बहुत कुछ, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत कुछ अपने अंदर की जो क्वालिटीज है, वो क्या क्या क्वालिटीज है वो भी निखर आता है थोड़ा। हम लोग खुद कभी कभी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, हम कर सकते हैं, ये शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन वो जर्नलिंग जब हम कर रहे हैं ना, जब लिख रहे हैं, तो देन आई कम टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मैंने ये किया है ऑलरेडी। सो यू नो, थोड़ा अंदर में एक तसल्ली होती है कि आई हैव दिस पावर्स, आई कैन यूज दिस पावर्स इफ आई वांट। यस यस, या थैंक्स फॉर शेयरिंग। और थैंक कोई यू सर। शेयर? जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना जर्नलिंग का एक्सपीरियंस? मैंने सर 2-3 बार जर्नलिंग किया है, लेकिन जितना भी कर रही हूँ वो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांस की वजह से होता ही नहीं है। तो मतलब जो भी टास्क अभी भी मैंने एलोकेटेड रखे हैं, तो हार्डली 10% टास्क है जिसको मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, और आगे पीछे की इतनी सारी एक्टिविटीज आ जाती है कि मैं उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। आई एम फेसिंग दैट चैलेंज सिंस ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मेरा रीडिंग भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को एवरीडे वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ सोना पड़ता है, एंड वही पैटर्न मेरा रिपीट हो रहा है सिंस लॉन्ग। तो ये मुझे ब्रेक करना है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट टुडे ओनली। थैंक यू। ऑलराइट, और सभी कोई चैप्टर में क्या शेयरिंग करना चाहते हैं? काफ़ी इंसाइट्स ऐसी हैं जो भी डिस्कस नहीं हुई हैं। एक उन्होंने काफ़ी अच्छा एक जो बताया।
हाँ जी। रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ में कैसे वो मतलब जो एक उन्होंने आइसिंग ऑन द केक का भी मेटाफर लिया है ना, कि कैसे माइंड हमारी सिरिंज है और उसके बाद वो पैटर्न जो है उसके अंदर आइसिंग जो पड़ा हुआ है और उसके बाद जो भी प्रेस करो वो टिप से निकलेगा। सो अगेन एम्फसाइजिंग कि एनर्जी हमारी जहाँ पर हम लगा रहे हैं वैसे ही वो पैटर्न निकल के आएगा, वैसे ही फ्लो होगा। दूसरा एक इन्होंने जो ब्रेथ के बारे में बोला कि क्यों जब हम ब्रेथ को रेगुलेट करते हैं तो वो फोकस हो जाता है, तो जैसे वो सनरेज का उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अवेयरनेस क्या है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ऑल्सो। तो यस। यस। हाँ जी, अल्पना जी बोलिए। ओके, आपने हैंड रेज किया। वो पहले से है। ओके, ठीक है। नहीं सर, वो जिस जिस सर यही बोल रही थी मैं कि जो जो जगह से मेटाफोर जो यूज किया है कि आइसिंग का जो हम लोग शेपर्स यूज करते हैं, जिस 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 शेप को हम यूज करते हैं उसी शेप में वो निकलता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे एनर्जी लेवल भी जिस जिस कॉर्नर से निकलती है, जिस जिस अवेयरनेस से गुजरती है, तो वही हमारा आउटबर्स्ट होता है। एंगर का होने से एंगर निकलता है, और या तो कोई मतलब जहाँ पर हम खुश रहते हैं उस उस पाथ से अगर गुजरता है अवेयरनेस, तो खुशी की एक होती है। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे भी। थैंक यू। जी, एक इन्होंने टर्म यूज किया अनरिजॉल्व्ड इमोशनल एक्सपीरियंस। इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जेक्टिवली उसको देखना। इससे मुझे एक स्पीकर का नाम याद आया। कैन एनीबॉडी गेस? जिड्डू कृष्णमूर्ति। हाँ, जेके। जेके का पूरा ही अप्रोच ये है, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्टिवली सीइंग इट एक्चुअली। वंस यू सी इट क्लियरली इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। तो उनका भी हम थोड़ा कुछ कुछ इनपुट लेने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में। हाँ जी, वी हैव 6 minutes। एनी अदर शेयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर? तो जो अभी अनरिजॉल्व इमोशंस की बात करी आपने, तो वो उन्होंने उसी के बारे में बोला कि हमारे पास कितना पावर टू मैनिफेस्ट है, मतलब कि वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन जस्ट मैनिफेस्ट दैट, एंड वो हम जहाँ एनर्जी लगाएंगे वो ही हो जाएगा। सो अनरिजॉल्व्ड एनर्जी के साथ हमें नहीं रहना है, मतलब वॉट एवर इज देयर वी हैव टू रिजॉल्व, एंड दैट रेजोल्यूशन इज टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम देयर। तो यस। यस, हमें ना बार बार एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अगर इसके साथ तो लगता है जब से हमने वो सुना ऑथर का, कि जहाँ पे हमारी अवेयरनेस जा रही है, मतलब हमारी एनर्जी जहाँ जा रही है वहाँ थिंग्स ग्रो कर रही है, जैसे कि शिवानी सिस्टर कहती हैं। तो वो हमेशा एक बात कहती है कि मान लो कोई चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती रिलेशन में, तो अपनी एनर्जी वहां भेजो, मत भेजो वहां पर, मीन्स वहां से विड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कहें कि भी कहीं तो हमारी जो रिलेशन है वहां पे हम एनर्जी ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी ना वहां भेजें, तो हम अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहीं पे, जैसे हम रीडिंग करने लग जाते हैं या सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर हम काम करते हैं, तो वो थिंग्स भी तो फिर ग्रो नहीं हो रही होती वहां पे, रिलेशंस तो ठीक नहीं होंगे, या ऑटोमेटिकली ही जो अभी आप बात बोल रहे हैं कृष्णा मूर्ति जी की, कि हम उसको अनरिजॉल्व को हम स्पेसिफिकली देखें और फिर उसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस चीज को कैसे लेंगे, मतलब ये एक आती है, ये चीज कर सकते हैं हम, अपनी अवेयरनेस को वहां से हटा सकते हैं, अपनी एनर्जी को वहां से हटा सकते हैं, और नहीं जाएगी क्योंकि हम वहां पे जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हमारी इंटरफेरेंस नहीं होगी, हमारी एनर्जी वहां नेगेटिव नहीं जाएगी। इस बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? ओके, तो फिर इससे ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दिन भर में हमारी अवेयरनेस कहाँ कहाँ जा रही है। इसके लिए हम क्या सिस्टम क्रिएट करें कि हम ये देख पाएँ थ्रू आउट द डे।
तो क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, तो आप सभी शेयर करें अपने अपने तरीके शॉर्ट में 30 सेकेंड्स। तो इसमें पोस्ट और प्री दोनों ऑप्शंस हैं कि एक तो हम होने के बाद देखें, या फिर हम होने से पहले ही इतनी अवेयरनेस लाएं। तो मे बी अगर हम प्री वाले एरा पे नहीं हैं अभी, तो हम पोस्ट वाला ऑब्जर्वेशन तो कर ही सकते हैं, एंड देन जो उसके शेड्यूल्ड ब्रेक्स हमारे हैं वो विल बी हेल्पफुल इन दैट। बट आई फील आइडियल शुड बी प्री ओनली। एंड इवन जो अभी आप कह रहे हैं सोनिया जी कि हम जो अनरिजॉल्व वाले रहते हैं, तो एक दो तरह से एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। या तो हम बिल्कुल ही एनर्जी को स्टार्व कर दें, या फिर हम बेटर एनर्जी देने लगे। जैसा वो कहते हैं ना, इंक को अगर वाटर के नीचे रखो तो पहले बहुत सारा बाहर आएगा और उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली। तो अगर हम बार बार जिस चीज पे हमारा अटक रहा है, अगर हम उस पे पावरफुल डालते जाएं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, सो एक दिन वो नेगेटिव एनर्जी खत्म ही हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई फील। जी, और क्या तरीका हो सकता है क्रिएटिव कोई? रिफ्रेमिंग। ऑथर ने और एक सोल्यूशन दिया है यहाँ जी, पर कि अगर हम पॉजिटिव अवेयरनेस को ज्यादा डालते हैं नेगेटिव की जगह, तो नेगेटिव अपने आप रिमूव हो जाती है। हाँ नहीं, यहाँ तो पे सेंटर करना है हमें क्वेश्चन ये है एनर्जी को। स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट्स हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि हम ऐसा क्या सिस्टम अपना क्रिएट करें दिन भर में, सिस्टम या फ्रेमवर्क, कि हमारी अवेयरनेस चेक होती रहे। ऐसा सेल्फ ऑडिट का क्या सिस्टम बने, वन टाइम नहीं, सिस्टम क्या बने, क्योंकि वन टाइम होगा तो फिर हमें याद आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम होगा तो फिर डेली होगा ही होगा। एक जस्ट एक आइडिया है, जो आपका पोमोडोरो टेक्निक है 25 मिनट्स का चेक। तो आफ्टर 1 आवर एक अलार्म भी बजना चाहिए, और वो अलार्म के साथ एक नोट आना चाहिए, आर यू इन लाइन विथ योर गोल्स। कहीं ना कहीं इट विल टेक अस टू वन स्टेप क्लोज, कहीं ना कहीं अपने को क्या रीच आउट करना है। क्योंकि मैं तो इसमें काफी टाइम से फंसी हूँ, और वही सर्कमस्टेंसेस के जाल से निकल नहीं पा रही हूँ। तो जस्ट एक थॉट आया, तो आई जस्ट थॉट बताओ। ठीक है जी, राइट। ठीक है, अभी हमारे पास वी हैव लेस देन 1 मिनट, और ठीक है, ग्रुप में राहुल भाई जी, क्वेश्चन रिफ्रेमिंग। राहुल भाई जी, रीफ्रेमिंग, लेकिन हम पूछ रहे हैं सिस्टम क्या है थ्रू आउट द डे। Reframing can be used in that system. There are two things, checking and change. So first we are talking about checking. चेकिंग। How frequently can we check? और systematically कैसे check करेंगे? तो ठीक है, we will share some resources in group, and we will see when we meet next time. Anyways, thanks for joining enthusiastically and with awareness. Thank you, sir. See you next time.